स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज भारत के विदेश संबंध, और इसमें हमारा टॉपिक है नेहरू की भूमिका। भारत के विदेश संबंधों में नेहरू की क्या भूमिका थी? चूँकि हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध बना रहे थे, हमें दोनों गुटों, उस समय स्वतंत्रता के तत्काल बाद विश्व में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था और विश्व दो खेमों में भी बट गया था। तो हमें विदेश नीति बड़े सोच समझ करके तय करनी थी। इसके लिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय भारत के विदेश मंत्री भी थे, स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही पद जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। और जब तक इनका काल रहा उस समय तक नेहरू ने विदेश नीति को पूरी तरह से प्रभावित किया है। नेहरू के आदर्श, नेहरू के विचार विदेश नीति पर परिलक्षित होते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। राष्ट्रीय एजेंडा मतलब हमारे देश का क्या एजेंडा होगा, हमारा देश की क्या भूमिका होगी। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में वे 1946 से लेकर के 1964 तक रहे थे। यानी 1946 से लेकर के 1964 तक देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रहे। चूंकि विदेश मंत्रालय उन्होंने किसी को दिया नहीं था, ये दोनों ही काम किसके थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 64 तक, चूंकि 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बन चुकी थी। आज़ादी हमको 1947 में मिली थी, लेकिन 46 में हमारे देश में अंतरिम सरकार बनाई जा चुकी थी और यहाँ इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर लिया गया था। भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। यानी नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। इनकी जो विदेश नीति थी इसके 3 बड़े उद्देश्य थे, और वो था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। पहला उद्देश्य था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, पहला उद्देश्य था। नेहरू की विदेश नीति का पहला उद्देश्य ये थे नेहरू की विदेश नीति के पहला उद्देश्य उनका हो गया। यानी भारत में जो संप्रभुता प्राप्त हुई थी, हमको आज़ादी प्राप्त हुई थी, इसको हमें बचा के रखना है, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उनका क्या था? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता क्या थी? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना मतलब हमें जो भारत प्राप्त हुआ है उस भारत के टुकड़े ना हो सके, हमारा भारत अखंड रहे, कोई खंड ना बन पाए उसमें से। तो उनका मतलब क्या था? दूसरा उद्देश्य था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तीसरा उद्देश्य उनका था तेज रफ्तार से देश का आर्थिक विकास करना।
नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। मतलब ये तीनों उद्देश्य जो है जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के, इसको वो किसके द्वारा प्राप्त करना चाहते थे? गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता की नीति से। मतलब किसी भी गुट में शामिल हुए बगैर हम अपने देश की संप्रभुता को बचाए रखें, हम अपने देश की अखंडता को बचाए रखें और देश के आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज कर सके, किसी भी गुट में शामिल हुए बगैर। क्योंकि उस समय विश्व दो गुटों में या दो खेमों में बंट चुका था। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिका के खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। कुछ देखिए, हर जगह अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग विचार के लोग होते हैं। तो भारत के कुछ नेता और कुछ पार्टियां ये चाह रही थी उन दिनों कि भारत अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र कायम था और भारत में भी लोकतंत्र था। इसलिए भारत के नेता और भारत के कुछ पार्टियां ये चाहती थी कि भारत को अमेरिका से नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। और इसमें प्रमुख भूमिका थी भीमराव अंबेडकर की। चूँकि वो चाहते थे अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हम अमेरिका के साथ नज़दीकी बढ़ाएं। और कुछ लोग साम्यवाद के विरोधी भी थे। साम्यवाद मतलब सोवियत संघ का जो गुट था उसके विरोधी थे। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के साथ में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। मतलब इन सबके विचारों के बाद भी नेहरू ने विदेश नीति जो बनाई थी उसको एक खासी बढ़त थी। नेहरू विदेश नीति में निपुण थे और उन्होंने एक अपनी इच्छा से विदेश नीति बनाई थी। और उनकी विदेश नीति का अहम बिंदु था दोनों खेमों से समान दूरी बनाए रखना, सोवियत संघ से और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से समान दूरी बनाए रखना। उन्होंने किसी की बात को तवज्जो ना देते हुए स्वयं निर्णय लिया और स्वयं का लिया हुआ निर्णय बहुत हद तक अच्छा होता है। यहां अगला हमारा टॉपिक रहेगा दो खेमों से दूरी। दो खेमों से दूरी। चूंकि दो खेमे उस समय कौन थे? दो खेमों से दूरी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो खेमे थे और दोनों ही महाशक्तियां थीं उस समय। और इन दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाए रखना जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा था। उनकी सोच, उनकी कार्यप्रणाली, जो उनके निर्धारित लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों को उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें दोनों खेमों से समान दूरी बनानी अत्यंत आवश्यक थी। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। देखिए, दो खेमे थे, ये दोनों खेमों से हमें समान दूरी बनानी थी। ये था यूएसए और एक ये था यूएसएसआर, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों खेमों से हमें दूरी बनानी थी। चूंकि दोनों महाशक्तियां थीं, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, दोनों की विनाश लीला भी विश्व देख चुका था जापान में। तो इन सब चीज़ों से हम वर्षों के, सदियों के संघर्ष के बाद, लाखों करोड़ों बलिदानों के बाद आज हम स्वतंत्र हुए थे, हमको आज़ादी प्राप्त हुई थी। हम चाहते थे कि अब हमें शांति प्राप्त हो। तो आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। हमने यही सपना देखा था कि अब विश्व में शांति कायम रहे, और अगर ये गुटबाजी चलती रही तो शांति कायम नहीं हो सकती। और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की भी कोशिश की। शांति स्थापित करने के लिए भारत ने जो सपना देखा था विश्व में शांति का, इसके लिए उसने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया या पालन किया। और
इसके बाद ही उसने शीत युद्ध से जो तनाव उत्पन्न हुआ था उस तनाव को कम करने का भी प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं शांति अभियान भेजता था, शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सेना भेजता था, तो भारत अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ को दे देता था। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अलग से कोई सेना नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों से ही सेना की मांग करता है जब उसे किसी देश पर कार्रवाई करनी होती है या शांति का कोई अभियान चलाना होता है। तो भारत ने शांति अभियानों में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अपनी सेना भेजी। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ? भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले अन्य सैन्य संगठनों से अपने को दूर रखना चाहता था। प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध जब चल रहा था सोवियत संघ का और संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो भारत किसी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन, यानी एक सैन्य गठबंधन था अमेरिका का और एक था सोवियत संघ का। इन सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संगठन, यानी कि इसने क्या बनाया था? अमेरिका ने बनाया था नाटो, NATO, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक बनाया था इसने, ये अमेरिका का था। अगर इसने नाटो बनाया था, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, तो सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट बनाया था। इसने कौन सा बनाया था? वार्सा पैक्ट। यानी दोनों ही सैनिक गठबंधन गुट थे। ये सैनिक गुट था, ये अमेरिका ने बनाया, तो सोवियत संघ ने जवाब में वार्सा पैक्ट बना दिया, ये भी सैनिक गुट था। भारत इन दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना चाहता था, क्योंकि सैनिक गुट में शामिल होने का मतलब था युद्ध को न्योता देना। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी। भारत के सामने बहुत बड़ी कोशिश थी, दोनों के बीच में संतुलन बनाया रखा जाए। हम ना तो इस गुट में शामिल हों और ना ही इसमें शामिल हो, दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना ये बहुत कठिन कार्य था। और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। कभी कभी कई ऐसे मुद्दे भी आते कि संतुलन नहीं सध पाता है। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, चूंकि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था और वो मिस्र के कब्जे में आ गई थी स्वेज नहर, उसको बनाया तो बहुत यूरोपीय देशों ने मिलकर था, लेकिन मिस्र के आधिपत्य में आ गई थी जब राष्ट्रीयकरण हुआ उसका। तो ब्रिटेन ने इसको लेकर के क्या किया था? नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था। तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की थी। भारत ने तत्काल ब्रिटेन का विरोध किया था कि ये तो आप नव उपनिवेशवादी आंदोलन चला रहे हो, ये आप दूसरे देश पर कब्जा करने का फिर प्रयास कर रहे हो। इसलिए भारत ने ब्रिटेन का उस समय विरोध किया था जब ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया था। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया। अब सोवियत संघ ने क्या किया? हंगरी पर आक्रमण किया। तब क्या हुआ था? लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। भारत ने सबके सामने उसकी बुराई नहीं की सोवियत संघ की। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। यानी ऐसी स्थिति जब आ गई, ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने घोर विरोध किया, लेकिन सोवियत संघ ने जब हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने उसकी निंदा नहीं की। इसका मतलब संतुलन अब बिगड़ने वाला था। लेकिन देखिए, ऐसी स्थिति जब भारत के सामने आ गई तो ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। संभवतः भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते थे स्वतंत्र रवैया अपनाया। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामले में स्वतंत्र हूं, मैं किसकी निंदा करना चाहता हूं, किसकी प्रशंसा करना चाहता हूं, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये रवैया किसने अपनाया? भारत ने अपनाया।
दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। अब तो दोनों सोवियत संघ भी और संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत को अनुदान और सहायता देने लगे। भारत, चूंकि जब तक हम अपना अस्तित्व किसी को बताएंगे नहीं कि मैं क्या हूं, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप कुछ भी, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि मैं क्या हूं, मेरा पद क्या है, मेरी शक्ति क्या है, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। भारत किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता था, और भारत ने एक ओर ब्रिटेन की निंदा की तो दूसरी ओर सोवियत संघ की निंदा नहीं की। जब ऐसी भारत के सामने समस्या आई तो भारत ने स्पष्ट बता दिया विश्व को कि मैं विदेशी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं किसकी निंदा करूं, किसकी प्रशंसा करूं, इस पर मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। मैं अपने विवेक से कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र हूं। जब ऐसा हुआ तो क्या होता है, दोनों खेमे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत को आर्थिक सहायता देने लगे, भारत को अनुदान देने लगे, दोनों लोग अपनाने लगे। दोनों लोगों की यही इच्छा थी कि भारत हमारे पक्ष में झुकाव कर ले। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था, और भी जो विकासशील देश थे उसी समय आज़ाद हुए थे, उन देशों को भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था, आश्वस्त कर रहा था कि ये नीति अच्छी नीति। जब एक व्यक्ति किसी नीति या किसी योजना के द्वारा सफल हो जाता है तो अन्य व्यक्ति भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। पाकिस्तान अमेरिका नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया था, नाटो में शामिल हो गया था पाकिस्तान गुटनिरपेक्षता में नहीं रहा। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई, और 1950 के दशक में भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमेरिका सोवियत संघ के से भारत को बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था, क्योंकि भारत की दोस्ती सोवियत संघ से भी बढ़ रही थी। इस बात को लेकर भी अमेरिका नाराज था। आपने देखा होगा ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां को बुलाया गया था समझौता कराने के लिए, तो वहाँ पर भी देखते थे कि बार बार भारत के मामलों में सोवियत संघ हस्तक्षेप कर रहा है या फिर दोस्ती बढ़ा रहा है। तो बढ़ती हुई नज़दीकियों को देख करके अमेरिका भी चिंतित होने लगा, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि भारत हमारे साथ आए, लेकिन भारत की नज़दीकियाँ सोवियत संघ से बढ़ने लगी, तो वहाँ पर भारत वो चिंतित होने लगा। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति को में जोर आयात को कम करने पर था। मतलब जो भारत ने कौन सी अपनी नियोजित विकास की जो रणनीति अपनाई थी, इसमें सबसे ज़्यादा जोर था कि हमारा जो आयात है उसको कम किया जाए, विदेशों से चीज़ें कम मंगाई जाए, अपने देश में ही बनाई जाए। इस पर भारत ने जोर दिया था। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा सीमित था। चूंकि विकास की ये इस रणनीति के कारण भारत का बाहरी दुनिया से लेना देना कम था। इसके बाद अब अगला हमारा टॉपिक आएगा। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विचार करेंगे अफ्रो एशियाई एकता। अगला आएगा अफ्रो एशियाई एकता। और इस आज के लिए तो इतना ही है। इस टॉपिक को लेकर हम कल आएंगे। नमस्कार।